हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया जो आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उसका आज हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर हम आज विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, उससे रिलेटेड क्रियाकलाप और उसके कोई अन्य उदाहरण है वो हम देखने वाले हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ऐसे ही रासायनिक समीकरण की परिभाषा पूछी जाती है। क्रियाकलाप अगर आप देखोगे तो आपको क्या है कि ये जो रासायनिक समीकरण है वो आपको और याद होगी, और यहाँ पर हम क्रियाकलाप करने वाले हैं। इसलिए बच्चों बने रहे मेरे साथ में, और जो कोई टॉपिक है उसके आप अगर नोट्स बनाते हो, उनको याद करते हो, तो सच में आपको इसको एग्जाम के अंदर बहुत फायदा होगा दोस्तों। तो बच्चों देखो, आज हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील डुबोई जाती है तो यहाँ पर हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोने पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रियाकलाप देख लेते हैं। आपकी बुक का जो 1.9 क्रियाकलाप है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी। इस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा एक पात्र है जिसके अंदर नीले कलर का विलयन डाला हुआ है। वो जो नीले कलर का विलयन है वो कॉपर सल्फेट है। क्या है दोस्तों, वो कॉपर सल्फेट है। और इस विलयन के अंदर जो लोहे की कील डाली गई है, ठीक है, वो फेरस है। जो फेरस उसके अंदर डाला गया है, और कुछ देर बाद में आप देखोगे 20 से 25 मिनट बाद के अंदर यहाँ पर जो परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर लास्ट में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, इस विलयन का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लग गया है। और चेंज होते होते लास्ट में जो वीडियो के अंदर आपको दिखा होगा कि यहाँ पर जो विलयन है नीले कलर से एकदम मेला कलर हो गया। तो इससे आप समझ सकते हो कि इस अभिक्रिया में हुआ क्या। इस अभिक्रिया के अंदर क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर जो नीला कलर था वो एकदम मलिन टाइप का हो गया। वो हमें यहाँ समझना है, उसका हम हैक करना है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई पात्र इस प्रकार से। इस पात्र के अंदर हमने यहाँ पर जो नीले कलर का आपको दिख रहा है ये विलयन है। ये जो विलयन है, सबसे पहले हमारे पास अफीन प्लस जो नीले कलर में कॉपर सल्फेट CuSO4, इस प्रकार से ये है हमारे पास में सॉलिड, और ये है इसका जलीय विलयन। ध्यान रखना दोस्तों। अब फेरस जो है लोहे की कील है, ये ध्यान रखना आपको, लोहे की कील, ये लोहे की कील है। जब लोहे की कील को इस विलयन के अंदर, ठीक है, कॉपर सल्फेट की विलयन के अंदर डुबोया गया, कॉपर सल्फेट की विलयन के अंदर जब डुबोया गया, तो यहाँ पर हमें क्या निष्कर्ष देखने को मिला। कुछ समय बाद में यहाँ पर ये जो विलयन था नीले कलर का था। कौन से कलर का, नीला कलर का था। इसका जो कलर था बच्चों वो नीले कलर का था। और नीले कलर के बाद में यहाँ पर हमें जो नीले कलर का, ठीक है, मलिन जो कलर प्राप्त हुआ, वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये जो तत्व है फेरस अफीन, इसके विलयन से, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। मतलब इसको यहां से हटा देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो विलयन बना है मलिन कलर का, वो FeSO4 फेरस सल्फेट का तो जलीय विलयन बन गया। और यहाँ पर हमें कॉपर का सॉलिड प्राप्त हो गया। कॉपर का क्या प्राप्त हो गया, सॉलिड प्राप्त हो गया। दोस्तों इस प्रकार से ये एक अभिक्रिया हुई। इसके अंदर आप देख सकते हो कि मान लो हमारे पास में एक लोहे की कील थी। उस लोहे की कील को हमने क्या किया, पानी के अंदर जब डुबोया, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये इस कलर की थी, ठीक है, चमकदार कलर में थी। लेकिन क्या है, जब इसको इस विलयन के अंदर डुबोया गया, डुबोने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, इसके ऊपर भूरे कलर की परत आ गई। कौन से कलर की परत आ गई, भूरे कलर की परत आ गई। इसके ऊपर भूरे कलर की परत आ गई थी। ये लो, ये भूरे कलर की क्या आ गई थी, परत आ गई थी। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो भूरे कलर की परत है वो यहाँ पर किस वजह से आई है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर चमक थी अफ्रीकी, वो अफ्रीकी चमक जो विलयन है उसके अंदर आ गई। और यहाँ पर जो कॉपर इसके अंदर घुला हुआ था, वो कॉपर यहाँ पर इसके ऊपर आके चिपक गया सॉलिड के रूप के अंदर। इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया हुई और यहाँ पर ये जो विलयन था वो मलिन हो गया। अब दोस्तों इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि ये जो विस्थापन अभिक्रिया है इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं
कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को, क्योंकि देखो इस रासायनिक अभिक्रिया में हुआ क्या है, एक जो तत्व था वो दूसरे तत्व को क्या कर रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से क्या कर रहा है, उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पर क्या सीखा कि यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, उस रासायनिक परिवर्तन से हमने ये परिवर्तन को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से, क्योंकि ये वाला विलयन है, ये विलयन है, यहाँ पर विस्थापित कर रहा है एक तत्व दूसरे तत्व को। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे तत्व यहाँ लिख लेना, दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्रियाकलाप हो गया, ये क्रियाकलाप आपको याद रखना है, एक तो परिभाषा और एक क्रियाकलाप आपको याद रहना ही चाहिए दोस्तों। अब देखो बच्चों हमारा जो अगर अन्य कोई क्रियाकलाप है उसको भी देख लेते हैं। अन्य क्रियाकलाप के अंदर हमारे पास कौन कौन से क्रियाकलाप है वो देखते हैं। अन्य उदाहरण आपकी बुक के अंदर दिए हैं, उनको भी आप याद कर सकते हो। एग्जाम के अंदर संतुलन करने के हिसाब से आपको याद होना जरूरी है। तो एक जो है हमारे पास वो है जिंक। जिंक को अगर कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोते हैं तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा रिजल्ट के अंदर जिंक सल्फेट और कॉपर अलग प्राप्त हो जाएगा। एक है आपकी दूसरा है वो है लेड का, ठीक है। लेड को जब हम कॉपर क्लोराइड के साथ में मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें लेड क्लोराइड प्राप्त होता है PbCl2 और कॉपर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। एक बात और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ये हुआ क्यों, क्या इसे जरूरत पड़ी कि यहाँ पर फेरस ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, जिंक ने लेड को विस्थापित कर दिया। तो देखो यहाँ पर बच्चों ये धातु के गुणधर्म होते हैं। धातु के गुणधर्म क्या है कि यहाँ पर एक धातु दूसरी धातु से अगर अत्यधिक क्रियाशील होती है तो यहाँ पर ये इससे क्या करती है, इसको विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेरस, जिंक और लेड ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर से ज्यादा इनके पास में पावर है, इनके पास अधिक क्रियाशीलता है इनके पास में। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कारण क्या रह सकता है हमारे पास, हम कह सकते हैं कारण, अगर आप देखना चाहें तो कारण इसका हम देख सकते हैं कि जो अफीय और जिंक है और लेड ये तत्व कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पर आपके अभ्यास अध्याय के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कॉपर से कौन सा तत्व अत्यधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पर इनका नाम में से एक आपको दे सकता है, तो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील है। आगे बात सुनिए। और यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इनका क्रम पूछा जा सकता है कि कौन कौन से तत्व एक दूसरे अत्यधिक क्रियाशील है। तो ये आने वाले जो चैप्टर है आपका धातु व धातु, उसके अंदर आपको और अच्छे से जानने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर अत्यधिक क्रियाशील है। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कि विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी विलयन से विस्थापित कर देता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप आपको एक तो फेरस और कॉपर सल्फेट का याद रखना है, जहां पर हमें फेरस सल्फेट और कॉपर सॉलिड के अंदर प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप चित्र भी बना सकते हो और यहाँ समझ सकते हो कि पहले यह जो थी वो चमक के आधार चमक कलर की थी यहाँ पर कील, फिर यहाँ पे मिलाने के बाद भूरे कलर की परत आ गई उसके ऊपर कॉपर की। तो यहाँ पर इसके अन्य उदाहरण भी आप याद रख सकते हो, एक ये वाला और एक ये वाला। और ये तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। छोटे क्वेश्चनों के अंदर आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि फेरस जिंक और लेड को तत्व विस्थापित क्यों कर देता है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक क्रियाशील हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आज के इस क्लास के इतना ही, शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और बच्चों इस क्लास के नोट्स आपको बनाने हैं और अच्छे से अच्छे याद करने हैं, ताकि आपको एग्जाम के अंदर अच्छे